नमस्ते। वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में। मुक्तिबोध की ये कविता 1952 से 1962 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। ये उनकी आखिरी कविता थी। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये कविता बड़ी ही मार्मिक है। मुक्तिबोध अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखते हैं। इसी से उन्होंने अंधेरे में कविता का सृजन किया। प्रस्तुत कविता में उन्होंने शासक और बौद्धिक वर्ग के बीच के गठबंधन का पर्दाफाश किया है। शासक वर्ग आम जनता का शोषण करता है और जनता क्रांतिकारी बन जाती है। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब जनता में स्वाधीन भारत के शासकों से बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन जल्द ही मोह भंग हो गया। साधारण जन के सारे सपने टूट गए थे। तो आइए अब पढ़ते हैं मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की मूल प्रेरणा क्या थी, उसकी विषय वस्तु क्या है और उसका सारांश। अंधेरे में कविता की मूल प्रेरणा। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक में मुक्तिबोध रचित अंधेरे में शीर्षक कविता उस पुस्तक की अंतिम श्रेष्ठ रचना है। निराला और मुक्तिबोध 4 लंबी कविताएं के लेखक नंद किशोर नवल ने अंधेरे में कविता की समीक्षा करते हुए लिखा है कि मुक्तिबोध मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के लिए भारत का इतिहास और संस्कृति पुस्तक तैयार कर रहे थे, लेकिन उस पर सांप्रदायिक संगठनों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। उससे मुक्तिबोध बहुत आहत हो उठे थे। 16 सितंबर 1962 ईस्वी में कल्पना पत्रिका के अंक में यह कविता प्रकाशित हुई। अंधेरे में कविता उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इस कविता का प्रणयन हुआ। फासिज्म की बर्बरता और मानव शत्रुता से मुक्तिबोध अच्छी तरह परिचित थे। अपने विचार स्वातंत्र्य पर किए गए हमले और उसके आगे सरकार द्वारा घुटने टेकने की घटना से प्रेरित होकर अंधेरे में कविता को अंतिम रूप दिया। विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा में अंधेरे में कविता की पृष्ठभूमि एम्प्रेस मिल के गोलीकांड की चर्चा की है। उक्त गोलीकांड के अनुभव का उपयोग भी अंधेरे में कविता में किया गया। इस प्रकार अंधेरे में कविता की मूल प्रेरणा भूमि सन 1964 ईस्वी के पहले ही युगीन परिस्थितियां हैं, जहां एक ओर सरकार द्वारा उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया और जबलपुर, भोपाल, रायपुर में जनसंघ में मुक्तिबोध के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। अंधेरे में कविता इन्हीं विचारों की अंतिम परिणति है। विषय वस्तु। अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध को आशंका के दीप दिखाई पड़ते हैं। ये आशंका देश में फासिस्ट हुकूमत कायम होने की है। किसी भी देश में फासिस्ट हुकूमत तब कायम होती है जब उसे अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगता है। उस हालत में पूंजीपति वर्ग अपने पुराने तरीके से देश पर शासन चलाने में असमर्थ पाकर जनतांत्रिक समस्याओं को खत्म कर देता है और जनता के नागरिक अधिकारों को समाप्त कर अपनी निरंकुश और बर्बर सत्ता कायम रखता है। मुक्तिबोध व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर पनपने वाले व्यवसायीकरण और शोषण के सशक्त विरोधी हैं। अंधेरे में कविता का नायक इस जन क्रांति में कवि, साहित्यकार, चिंतक आदि सब को मौन देखता है, क्योंकि बौद्धिक वर्ग है। कृतदास किराए के विचारों का उद्भास। सत्ता द्वारा क्रांति का दमन किया जाता है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई आदि पंक्तियां उस खौफनाक फासिस्ट दमन का गहरा संकेत देती हैं। इस प्रकार मुक्तिबोध सर्वहारा की मुक्ति से जुड़े जन क्रांति के प्रति आस्था रखते हैं। यही अंधेरे में काव्य नायक की परम अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध विचार स्वातंत्र्य के साथ सर्वहारा वर्ग की मुक्ति और एक समतामूलक समाज का आदर्श स्वप्न इस कविता में देखना चाहते हैं और यही कविता का मूल प्रतिपाद्य है। अंधेरे में कविता का कैनवास अत्यंत विस्तृत और विराट है। स्वप्न चित्रों का संबंध किसी फिल्मी पटकथा की भांति है। कविता का मूल कथ्य आत्म का अन्वेषण और उसकी उपलब्धियां हैं। कविता अंधेरे में सर्च फॉर आइडेंटिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नाटकीय कौशल हेतु कविता का मैं एक नहीं 2 व्यक्ति चरित्र हैं। एक मैं कविता कथ्य का नायक है, दूसरा मैं उसी का प्रतिरूप है। कविता का काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है जिसका प्रतीक है उसका गुहावासी होना। वो मुक्तिबोध के मैं का प्रतिरूप है जो किसी प्रेत आत्मा की भांति अंधेरे कमरे में अपने आगमन की सूचना देता है।
एक भयावह स्वरूप में। इसी नाटकीय वातावरण में अंधेरे में कविता का प्रारंभ होता है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। दीवार पर एक अनजानी और अनपहचानी अपरिचित आकृति स्वमेव स्थापित हो जाती है। दृढ़ हनु, भव्य ललाट और नुकीली नाक। प्रश्न उठता है कि ये रहस्यमय व्यक्ति कौन है। काव्य नायक अपने ही उस प्रतिरूप से डरता भी है, साथ ही एक आत्मीय पूर्ण लगाव का अनुभव भी करता है और अंततोगत्वा वो दरवाज़ा खोलने का संकल्प करता है। किंतु यह क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं। सामने उसे दिखाई पड़ता भी है तो एक मसाले वाला जुलूस, मानव शोभा यात्रा हो किसी मृत्यु दल की। जुलूस की रहस्यमयता इस बात में है कि वो कोई सैनिक जुलूस नहीं है। उसकी फैंटास्टिक कल्पना मुक्तिबोध ने इस कविता में इसलिए की है कि उसके माध्यम से उन लोगों पर से पर्दा उठाया जा सके जो छिपे तौर पर फासिस्ट हुकूमत का समर्थन ही नहीं करते हैं, उसकी रक्षा में भी तैनात हैं। काव्य नायक को आश्चर्य होता है कि उसे बैंड पार्टी में बड़े बड़े पत्रकार कैसे शामिल हैं, लेकिन ये आश्चर्य की कोई बात नहीं। पूंजीवादी पत्रकार पूंजीवाद के संकट काल में पूरी निष्ठा और शक्ति से पूंजी द्वारा ले गए फासिज्म का यशोगान करते हैं। जुलूस में जो सैनिक चल रहे हैं वो भी फासिज्म समर्थक असैनिक लोग ही हैं। पूंजीवाद के पक्षधर, आलोचक, विचारक, कविगण, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान और अपराधकर्मी ये हैं फासिज्म की वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारभूमि। पूंजीवाद समर्थक लोग दिन में विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों और घरों से निकलकर षड्यंत्र करते हैं। मुक्तिबोध ने जुलूस में उनका असली चेहरा दिखाकर उनसे उनका पर्दा हटा दिया है। सैनिकों को अपनी ओर बढ़ते देखकर अंधेरे में काव्य नायक भागता है। शहर में भयानक आतंक छाया हुआ है। वो फिर भागता है और भागते हुए एक सड़क पर स्थित तिलक की प्रस्तर मूर्ति के निकट पहुंचता है। तत्पश्चात उसकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। ये दोनों ही नेता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की 2 मंजिलों के महान नेता रहे हैं। स्वाधीनता प्राप्ति में इनका योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुक्तिबोध बहुत संकट की घड़ी में इन दोनों नेताओं को याद करते हैं। उनके देश में जब फासिस्ट हुकूमत कायम है, तब स्वाधीनता संग्राम के इन 2 महान योद्धाओं के दिल पर क्या गुजर रही है। महात्मा गांधी की हालत यह है कि वो एक बोरा ओढ़े हुए अपने हाथ पांव समेटे सर्दी में वहां पर हैं। उन्हें तिलक की तुलना में जनता की शक्ति का एहसास ज़्यादा था, इसलिए वो काव्य नायक को बताते हैं कि शक्ति नेता में नहीं जनता में होती है। फासिस्ट हुकूमत ने जन क्रांति को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था, लेकिन क्रांति अंततः दबती नहीं है और वो फूट पड़ती है। यह शहर की सड़कों पर छोटी छोटी सभाएं करके जनतांत्रिक तरीके से जनता को क्रांति के लिए तैयार करने का दृश्य है। क्रांति की इस घड़ी में जनता में जो अद्भुत एकता स्थापित हो गई है, उसका वर्णन भी मुक्तिबोध ने किया है। क्रांति के समय पूंजीवादी चिंतकों, कवियों और कलाकारों के आचरण का मुक्तिबोध ने खास तौर से उल्लेख किया है। ये सब चुप हैं और क्रांति को खमख्याली मान रहे हैं। रक्तपाई वर्ग से नाभिनालबद्ध ये लोग अपनी सुविधाओं का उपभोग करते हैं और समस्या को गहराई से नहीं समझते। क्रांति का विरोध करने में पूंजीवादी पत्रकारों की विशेष भूमिका होती है। ये जन विरोधी भी संवाद और टिप्पणियां करने में लगे रहते हैं। अंततः काव्य नायक फासिज्म के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय कर आगे बढ़ता है। जब काव्य नायक गिरफ्तार हो जाता है और उसकी पिटाई होती है तो उससे उसका संकल्प शिथिल नहीं पड़ता, बल्कि वो दृढ़तर होता जाता है। पिटाई के समय उसे क्रांति के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। गैलरी में खड़े काव्य नायक को वो रहस्यमयी पुरुष दिखाई देता है जो सड़कों पर जनबूथ में खो जाता है। वो सर्वहारा की मुक्ति से जुड़ा जन क्रांति का अग्रदूत रहस्यमय पुरुष फटे हाल गलियों में घूमता है, जिसे खोजने के लिए कवि हर गली, हर सड़क, हर चेहरे को देखता है, क्योंकि उस परम अभिव्यक्ति का अपार फैलाव है। इसी खोज में कविता की समाप्ति होती है। अंत में पूरी जन क्रांति की प्रक्रिया में 3 बातों को स्पष्ट किया गया है। पहले हृदय में मानवीय स्वानुभूत जन्म लेते हैं, फिर विवेक प्रक्रिया द्वारा रास्ता तय किया जाता है और बाद में क्रांति के रूप में क्रियागत परिणति होती है। ये रचना आधुनिक जन इतिहास का स्थायी दस्तावेज मानी गई है। कविता में अस्मिता की खोज नहीं, दरअसल व्यक्तित्वांतर प्रधान है। मुक्तिबोध की ये श्रेष्ठतम सर्जना है।